मिथ ऑफ हिस्ट्री में आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। कल्पना कीजिए, आप समय में पीछे जा रही हैं। 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि 70 लाख साल पहले। एक ऐसी दुनिया जहां कोई इंसान नहीं, कोई शहर नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ घने जंगल, जंगली जानवर और पेड़ों पर रहने वाले कुछ प्राणी। ये कहानी उन्हीं में से एक की है जो हमारा पूर्वज था। ये विकास, संघर्ष और प्रकृति की सबसे हैरतअंगेज यात्रा की कहानी है। बिल्कुल। कि कैसे पेड़ों पर रहने वाला एक जीव आज सितारों तक पहुंचने का सपना देख रहा है। और सवाल बस एक है, हम यहां तक पहुंचे कैसे? और इसी सवाल का जवाब हमारे आज के स्रोत द ग्रेट ह्यूमन ऑडिसी फ्रॉम प्राइमेट्स टू स्पेसफेयरर्स में छिपा है। यह कहानी शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जड़ों को समझना होगा, यानी प्राइमेट्स को। प्राइमेट्स। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बंदर या चिंपैंजी आते हैं, लेकिन यह परिवार बहुत बड़ा है। इसमें लीमर, बंदर, गुरिल्ला, चिंपैंजी और हाँ, हम इंसान भी शामिल हैं। अच्छा, तो हम सब एक ही बड़े खानदान का हिस्सा हैं। लेकिन इस खानदान की ऐसी खास बात क्या थी? मतलब क्या चीज थी जिसने हमें बाकियों से अलग रास्ते पर डाला? कुछ बहुत ही बुनियादी चीजें जो उस वक्त शायद मामूली लगी होंगी पर आगे चलकर गेम चेंजर साबित हुई। पहली, हमारी आंखें। ज्यादातर जानवरों की आंखें सिर के किनारों पर होती हैं, लेकिन प्राइमेट्स की आंखें चेहरे पर सामने की तरफ थीं। इससे उन्हें 3D विजन मिला, यानी गहराई का अंदाजा लगाने की क्षमता। अच्छा, पेड़ों पर एक डाली से दूसरी पर छलांग लगाने के लिए? बिल्कुल, ताकि वो गिरे नहीं। ये तो समझ आता है। दूसरी चीज, हमारे हाथ। हमारे हाथ किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ सकते थे, और सबसे बड़ी बात, हमारा अंगूठा, वो बाकी उंगलियों के सामने आ सकता था। अपोजेबल थंब। हाँ, अपोजेबल थंब। इसने हमें चीजों को सिर्फ पकड़ने की नहीं, बल्कि उन्हें घुमाने फिराने और बारीकी से इस्तेमाल करने की काबिलियत दी। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, बाकी जानवरों के मुकाबले एक बड़ा और ज्यादा जटिल दिमाग। तो बेहतर नजर, काबिल हाथ और बड़ा दिमाग। हाँ, ये 3 चीजें हमारे विकास का लॉन्च पैड बनी। तो कहानी शुरू होती है लगभग 6 से 7 करोड़ साल पहले, जब डायनासोर का राज खत्म हुआ और इन छोटे पेड़ पर रहने वाले स्तनधारियों को फलने फूलने का एक मौका मिला। लेकिन हमारी अपनी यानी इंसानों की कहानी में असली मोड़ तो बहुत बाद में आया, है ना? हाँ, असली कहानी शुरू होती है लगभग 70 लाख साल पहले। अफ्रीका के जंगलों में उस समय के प्राइमेट्स का एक समूह किसी वजह से 2 हिस्सों में बढ़ गया। वजह? शायद कोई नदी बन गई या पहाड़ खड़े हो गए। वजह जो भी रही हो, एक शाखा आगे चलकर आज के चिंपैंजी और बोनोबो बनी, और दूसरी शाखा ने वो रास्ता लिया जिस पर हमारे पूर्वज चले। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका सबूत तो हमारे अंदर ही मौजूद है। मैंने पढ़ा है कि हमारा और चिंपैंजी का डीएनए 88 से 99% तक एक जैसा है। ये बात सोचने में ही अजीब लगती है। ये विज्ञान के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है। 99%। इसका मतलब है कि हमारे और उनके जेनेटिक कोड में सिर्फ 1% का फर्क है। ये इस बात का सबसे मजबूत सबूत है कि कभी हमारा और उनका एक ही साझा पूर्वज था। हम एक ही परिवार के पेड़ की 2 अलग-अलग शाखाएं हैं जो लाखों साल पहले जुदा हो गईं। तो उस दूसरी शाखा पर हमारा सबसे पहला रिश्तेदार कौन था? कौन था वो पहला जीव जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से इंसानी सफर की शुरुआत हुई? हमारे पास जो सबसे पुराने जीवाश्म हैं, उनमें से एक है सहेलांथ्रोपस,
यह लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका में रहता था। उसकी खोपड़ी बहुत दिलचस्प थी। चेहरा सपाट था और दांत छोटे थे, जो इंसानों जैसे लक्षण हैं। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी खोपड़ी के नीचे जो छेद था, जहां से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, वो थोड़ा आगे की तरफ था। 1 मिनट, इस छेद की जगह से क्या पता चलता है? इससे ये अंदाजा लगता है कि उसका सिर उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका था, न कि आगे की तरफ झुका हुआ, जैसा कि 4 पैरों पर चलने वाले जानवरों में होता है। ओह, ये इस बात का पहला इशारा था कि शायद वो 2 पैरों पर सीधा चलने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ एक कोशिश। हाँ, बस एक शुरुआत थी, एक प्रयोग। इसके बाद आर्डेपिथेकस जैसे जीव आए, जो पेड़ों पर भी रहते थे और जमीन पर भी चलते थे। विकास उस वक्त अलग-अलग चीजें आजमा रहा था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक सुपरस्टार की, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, लूसी। लूसी किस प्रजाति की थी और वो इतनी खास क्यों है? लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति की थी, जो लगभग 40 से 20 लाख This is साल पहले Lucy, रहते थे। a 3.2 लूसी का million जीवाश्म year हमारे old लिए खजाना है, Australopithecus क्योंकि वो afarentum. बहुत पूरा मिला This था। is Lucy, और a लूसी की 3.2 खासियत ये थी million year कि old वो अब सिर्फ Australopithecus कोशिश नहीं कर रही थी, afarentum. बल्कि पूरी तरह से 2 पैरों पर चलती थी। उसके हाथ अब चलने के बोझ से आजाद थे। यहीं पर एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है। 4 पैरों पर चलना ज्यादा तेज और स्थिर होता है, फिर हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलने जैसा अजीब और जोखिम भरा काम क्यों शुरू किया? ये एक बेहतरीन सवाल है और स्रोत इसका जवाब उस समय के माहौल में ढूंढता है। देखिए, अफ्रीका बदल रहा था, घने जंगल सिकुड़ रहे थे। अच्छा। और उनकी जगह ले रहे थे घास के लंबे चौड़े मैदान, जिन्हें हम सवाना कहते हैं। अब सोचिए, आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां लंबी लंबी घास है। अगर आप 4 पैरों पर हैं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सही। लेकिन जैसे ही आप सीधे खड़े होते हैं, आपको दूर तक सब कुछ नजर आने लगता है। कहाँ कोई शेर छिपा है या कहाँ खाने के लिए झुंड जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा फायदा था। बिल्कुल। और दूसरा फायदा था हाथों का आजाद होना। अब आप चलते चलते अपने बच्चों को उठा सकती थीं, खाना इकट्ठा कर सकती थीं, या खतरा महसूस होने पर पत्थर फेंक सकती थीं। और एक और बहुत जरूरी बात, ऊर्जा की बचत। रिसर्च बताती है कि 2 पैरों पर लंबी दूरी तक चलना 4 पैरों पर चलने के मुकाबले कम थकाऊ होता है। ओह। ये छोटा सा बदलाव, यानी 2 पैरों पर खड़ा होना, मानव विकास का पहला बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। इसने हमारे भविष्य का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चल रहे थे और उनके हाथ कुछ और करने के लिए आजाद थे। लेकिन सिर्फ खाली हाथ होना ही तो काफी नहीं है ना? उन हाथों का इस्तेमाल करने के लिए दिमाग में भी तो कुछ नया होना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है होमो हैबिलिस की, जिसका नाम ही है हुनरमंद इंसान। लगभग 24 लाख साल पहले ये प्रजाति सामने आई और इसने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया था, पत्थर के औजार बनाए। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। वो पहला पल कैसा रहा होगा जब किसी ने एक पत्थर को दूसरे से तोड़कर ये महसूस किया होगा कि अरे, ये तो पहले से ज्यादा तेज और धारदार हो गया है। ये यकीनन मानव इतिहास का सबसे बड़ा यूरेका मोमेंट रहा होगा। ये औजार बहुत साधारण थे, जिन्हें ओल्डोवन टूल्स कहते हैं। बस एक पत्थर को दूसरे से मारकर एक धारदार किनारा बना लेना। पर ये क्रांति थी। हाँ, एक क्रांति। सोचिए, पहली बार किसी जीव ने प्रकृति में मिली चीजों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से बदला था। इन औजारों से वो जानवरों की मोटी खाल उतार सकते थे, मांस काट सकते थे, और जो सबसे जरूरी था, वो हड्डियों को तोड़कर उसके अंदर का पौष्टिक गूदा यानी बोन मैरो निकाल सकते थे। और ये नया खाना उनके दिमाग के लिए एक तरह से सुपरफूड जैसा रहा होगा, है ना? एकदम। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी फीडबैक लूप की शुरुआत थी। बेहतर औजारों से बेहतर खाना मिला, यानी प्रोटीन और फैट। उस खाने से दिमाग बड़ा और ताकतवर हुआ, और बड़े दिमाग ने और भी बेहतर औजार बनाए। इसी चक्र ने हमारे विकास को एक नई रफ्तार दी। होमो हैबिलिस का दिमाग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से काफी बड़ा था। तो यहीं से टेक्नोलॉजी के युग की अनौपचारिक शुरुआत हुई। बिल्कुल। औजारों के बाद कहानी में अगला बड़ा मोड़ क्या था? अगला पड़ाव था होमो इरेक्टस, जो लगभग 19 लाख साल पहले सामने आया। ये प्रजाति शारीरिक रूप से काफी हद तक हमारी तरह दिखती थी, लंबी, सीधी और दौड़ने के लिए बनी हुई। लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी प्रकृति की एक बहुत बड़ी ताकत पर काबू पाना। आग। यानी अब अंधेरे और ठंड का डर खत्म, उससे कहीं ज्यादा। और यहां भी, जैसा कि स्रोत बताता है, असली क्रांति आग खोजने में नहीं थी,
आग तो हमेशा से थी। जंगलों में बिजली गिरने से लग जाती थी। हाँ, असली क्रांति थी आग पर काबू पाना, उसे जिंदा रखना, उसे अपनी मर्जी से जलाना और बुझाना। ये प्रकृति की एक ताकत को अपना बनाने जैसा था। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। मतलब ये एक दिमागी छलांग थी, सिर्फ एक संयोग नहीं। इसका असर क्या हुआ होगा? जबरदस्त असर हुआ। पहला, पका हुआ भोजन। पका हुआ खाना पचाना बहुत आसान होता है, जिससे शरीर को कम मेहनत में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और ये सारी अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ गई? हमारे दिमाग के विकास में। होमो इरेक्टस का दिमाग होमो हेबिलिस से भी बड़ा था। दूसरा, आग ने सामाजिक जीवन को जन्म दिया। रात में आग के चारों ओर बैठना सुरक्षा देता था। यहीं पर शायद कहानियों, अनुभवों और जानकारियों का लेनदेन शुरू हुआ। यहीं से समाज की नींव पड़ी। और होमो इरेक्टस सिर्फ अफ्रीका में नहीं रुका है ना? नहीं, वो पहला घुमक्कड़ था। होमो इरेक्टस पहली मानव प्रजाति थी जिसने अफ्रीका छोड़ा और पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। हमें उनके जीवाश्म एशिया में चीन और इंडोनेशिया तक और यूरोप में भी मिले हैं। ये इंसान के वैश्विक विस्तार की कहानी का पहला अध्याय था। हाँ, तो जब होमो इरेक्टस दुनिया में फैल रहा था, तो यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में एक और दिलचस्प कहानी चल रही थी। वहां एक नई मानव प्रजाति विकसित हुई, निएंडरथॉल। ये हमारे सबसे करीबी लेकिन खोए हुए रिश्तेदार थे। निएंडरथल कमाल के थे। वो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, गठीले शरीर वाले थे, जो यूरोप के बर्फीले मौसम में रहने के लिए एकदम सही था। वो हमसे ज्यादा ताकतवर थे। वो बहुत कुशल शिकारी थे, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे और होमो इरेक्टस से कहीं बेहतर औजार बनाते थे। लेकिन जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वो स्रोत के मुताबिक कुछ और है। हाँ, वो क्या? वो अपने मृतकों को दफनाते थे। ओह, ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। एक जानवर जब मरता है तो बाकी उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किसी को दफनाने का मतलब है कि आप गड्ढा खोदते हैं, शरीर को शायद किसी खास तरीके से रखते हैं। ये एक जटिल व्यवहार है। ये दिखाता है कि उनके अंदर अपने साथियों के लिए भावनाएं थी। शायद वो मौत के बाद किसी तरह के जीवन के बारे में सोचते थे। वो सिर्फ जी नहीं रहे थे, बल्कि दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। हाँ। हमें लगता था कि वो अलग थे और हम अलग, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने कुछ और ही बताया है। हाँ, और ये हमारी कहानी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जब वैज्ञानिकों ने निएंडरथल के जीवाश्मों से उनका डीएनए निकाला और उसकी तुलना आज के इंसानों से की, तो वो हैरान रह गए। पता चला कि अफ्रीका से बाहर रहने वाले ज्यादातर आधुनिक इंसानों की डीएनए में 1 से 2% जीन निएंडरथल के हैं। 1 मिनट, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता है कि जब हमारे पूर्वज होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया पहुंचे, तो उनकी मुलाकात निएंडरथल से हुई और उनके बीच संबंध भी बने। बिल्कुल। ये सोचना ही कितना अजीब है। हम सोचते हैं कि हम एक अकेली मानव प्रजाति हैं, लेकिन एक समय था जब धरती पर हमारे जैसे कई और इंसान भी रहते थे और हम उनसे मिले भी थे। हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर हमारे एक खोए हुए रिश्तेदार का एक छोटा सा हिस्सा आज भी जिंदा है। ये इतिहास के एक गूंज है जो हमारे अपने शरीर में मौजूद है। लेकिन फिर वो चले कहाँ गए? अगर वो इतने ताकतवर और होशियार थे, तो आज क्यों नहीं है? ये मानव विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। क्यों? कोई नहीं जानता। कोई अंदाजा? शायद बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। शायद हमारे पूर्वजों यानी होमो सेपियंस के साथ संसाधनों के लिए मुकाबले में हार गए, या शायद कोई ऐसी बीमारी आई जिसे वो झेल नहीं पाए। वजह जो भी हो, उनके जाने के बाद दुनिया के मंच पर सिर्फ एक ही मानव प्रजाति बची, हम होमो सेपियंस। तो निएंडरथल चले गए, हम अकेले रह गए। तो हमारे अंदर ऐसा क्या खास था जो हम बच गए और वो नहीं? हम तो शारीरिक रूप से उनसे कमजोर थे। हमारी असली ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारे दिमाग में थी। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस का उदय हुआ और हमारे पास एक सुपर पावर थी जो किसी और के पास नहीं थी। और वो क्या थी? जटिल भाषा और कल्पना। इसे थोड़ा और समझाइए। भाषा तो शायद निएंडरथल के पास भी रही होगी। शायद रही होगी, लेकिन हमारी भाषा अलग थी। हम सिर्फ ये नहीं बता सकते थे कि देखो वहां एक शेर है। हम ये भी बता सकते थे कि कल सुबह नदी के पास मैंने एक शेर के पैरों के निशान देखे थे, हमें सावधान रहना चाहिए। अतीत और भविष्य। हाँ, लेकिन असली गेम चेंजर थी कल्पना। हम उन चीजों के बारे में सोच सकते और बात कर सकते थे जो असल में मौजूद ही नहीं है, जैसे आत्माएं, भगवान, नियम, राष्ट्र या पैसा।
और यही कल्पना हमारी असली ताकत कैसे बनी? यही हमारी सुपर पावर थी। एक निएंडरथल का समूह शायद 30-40 लोगों का होता था जो एक दूसरे को जानते थे, लेकिन होमो सेपियंस किसी साझा कहानी या विश्वास के दम पर हजारों अजनबियों को एक साथ ला सकते थे। अच्छा। आप एक देश की कहानी पर विश्वास करके लाखों लोगों को एक सेना में जोड़ सकते हैं। आप कंपनी की कहानी पर भरोसा करके हजारों लोगों से एक साथ काम करवा सकते हैं। हमने हकीकत के ऊपर कहानियों की एक परत बना दी और उसी में हमारी असली ताकत छिपी थी। इसी ताकत से हमने बड़े बड़े समूहों में सहयोग करना सीखा और दुनिया पर छा गए। बिल्कुल। और इसका सबूत भी हमें मिलता है ना। स्रोत बताता है कि लगभग 40,000 साल पहले अचानक से कला और संस्कृति का एक विस्फोट हुआ। हाँ, इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड या संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। अचानक हमें गुफाओं में जानवरों के अद्भुत चित्र, हड्डियों और हाथी दांत से बने आभूषण और संगीत वाद्य यंत्र मिलने लगते हैं। ये इस बात का सबूत था कि इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि अपनी दुनिया को अर्थ दे रहा था, अपनी कल्पना को पत्थर पर उतार रहा था। और इसी नई दिमागी ताकत के साथ होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर अपनी अंतिम और सबसे सफल यात्रा शुरू की। हाँ, लगभग 60-70,000 साल पहले वे हर महाद्वीप पर पहुंचे, हर मौसम में जीना सीखा और बाकी सभी मानव प्रजातियों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये पूरी यात्रा पेड़ों से जमीन पर, 2 पैरों पर चलना, औजार, आग और फिर कल्पना की छलांग, ये सुनने में एक सीधी लाइन जैसी लगती है, एक के बाद एक बेहतर होते हुए। हाँ, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। हमें स्कूलों में वो सीधी लाइन वाला चार्ट दिखाया जाता है, झुका हुआ बंदर, फिर थोड़ा सीधा इंसान और आखिर में हम। हमारा स्रोत कहता है कि इस तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये पूरी तरह से गलत है। तो फिर सही क्या है? मानव विकास एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक घनी झाड़ियों वाला पेड़ है जिसकी बहुत सारी शाखाएं थीं। मतलब ये कि इतिहास में एक ही समय पे कई अलग अलग मानव प्रजातियां मौजूद थीं। सहेलांथ्रोपस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हाबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, ये सब उस पेड़ की अलग अलग शाखाएं थीं। वो हमारी पूर्वज नहीं बल्कि रिश्तेदार थे, कजिन्स की तरह। बिल्कुल। समय के साथ ज्यादातर शाखाएं सूख गईं और खत्म हो गईं। हम होमो सेपियंस उस विशाल पेड़ की सिर्फ एक बची हुई और शायद बहुत भाग्यशाली शाखा हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। 70 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीका के जंगलों में रहते थे और आज हम उसी पेड़ की एक शाखा के रूप में अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज रहे हैं और अपने ही अतीत के रहस्यों को सुलझा रहे हैं। ये वाकई प्रकृति की सबसे अविश्वसनीय कहानी है। बिल्कुल, और ये हमें उस अंतिम सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो स्रोत के अंत में पूछा गया है। ये सोचने वाली बात है कि क्या विकास की यह प्रक्रिया खत्म हो गई है या मानव अभी भी बदल रहा है? शायद शारीरिक रूप से हमारा विकास अब बहुत धीमा हो गया हो, लेकिन तकनीक, संस्कृति और ज्ञान के जरिए हमारा विकास आज भी तूफानी रफ्तार से जारी है। हम अपनी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से बदल रहे हैं। तो अगला कदम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियां नहीं, उनके पीछे का सच। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we have a new, let this inspire our shared future.